हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली लेकर के आ गए हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्लास 9th का मैथ का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी क्लास 9th में हो और इस बार अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो आज मैथ के 40 क्वेश्चन को हम इतना आसान तरीके से आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं, इतना इजी मेथड में सिखाने वाले, कहे तो रोमांटिक मोड में सिखाने वाले, जो आज कमजोर से कमजोर बच्चे भी होंगे ना, मैथ को बहुत ही इजी में एकदम लॉलीपॉप तरीके से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों का पूरी संभावना है कि इस तरीके का सवाल जरूर रहेगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, तो 3, 10√3, पाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है ना। तो देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं बच्चों जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे जो है ना, नीचे नीचे जो है हर उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से कौन परिमेय संख्या है? तो सर 3 है। सर 3 के नीचे तो कुछ नहीं है। अरे बाबू 3 है परिमेय संख्या, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 तो होगा, लेकिन अंडर रूट 3 में यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है, तो ये एक परिमेय संख्या ना होकर ये अपरिमेय संख्या होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को याद रखिएगा, ये परिमेय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है बाबू? तो देखिए दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कैसे होगा? चूंकि देखो मान लो कि एक परिमेय संख्या 1/2 है, दूसरा परिमेय संख्या 3/4 है ना, दो परिमेय संख्या होगा, और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 3 एक का 3, 4 दूनी 8। देखो इन दोनों का गुणनफल भी कर रहे हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो जो है ना, ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, 1 के नीचे जीरो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जीरो के नीचे हम 1 दे सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जीरो जो है ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दो सवाल आप लोग को कमेंट करके काय कौन सी संख्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ऊपर हमने जस्ट अभी बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 4 नंबर क्या दिया हुआ है सवाल आपका, कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है ना, ये एक वास्तविक संख्या होता है। कैसे होता है? देखिए आप सबसे पहले जानना होगा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या आपका दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा। ठीक है, संख्या जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका काल्पनिक संख्या, और एक होता है आपका वास्तविक संख्या। और देखिए काल्पनिक हो गया और एक क्या हो गया? वास्तविक हो गया। और वास्तविक का दो प्रकार होता है, वास्तविक का दो प्रकार होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, सवाल क्या यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो क्या लिखा हुआ है? जो परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। सवाल अगर रहता प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो भी वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक का ही दोनों प्रकार है ना। चलो आगे देखो बाबू, अगला सवाल जो दिया हुआ है 5 नंबर, क्या दिया हुआ है? 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 और 4, 3 और 4 के बीच सर कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 इसके बीच कुछ हो ही नहीं रहा। अरे बाबू इसके बीच देखो हो रहा है। 3.1 होगा कि नहीं होगा? 3.2 होगा कि नहीं होगा? 3.3 होगा कि नहीं होगा? 3.5 6 7 होगा कि नहीं होगा? मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। 3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 जो भी है, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि इन दोनों के बीच जो है कौन परिमेय संख्या है। तो 2 पाई सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सर 10/3, तो देखो 10 बटा क्या है? 3 है, और 10/3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, एक बचा होगा, पॉइंट लगा दिए, 3 तिया 9 मतलब 3.33 आएगा।
तो सर ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके संतुष्टि के लिए सी वाला चेक कर देते हैं, कितना लिखा हुआ 15/7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट, और 7 1 का 7 मतलब 2.1 आएगा। ऑप्शन नंबर कट गया, क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए हमारा, लेकिन 2 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 11/4 को डिवाइड करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा होगा, पॉइंट लग गया 30, 4 7 28, 2.7 आ रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या है, यदि 6 का पावर एक्स 64 का पावर एक्स बराबर 8 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 का पावर में क्या है, एक्स, और बराबर में 8 है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, जी सर लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, दो, दो को एक से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, और बराबर में 8, 8 के पावर 1 दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं, क्योंकि 8 के पावर 1 से कोई फर्क इसको पड़ता नहीं है, क्योंकि 8 का पावर 1 मतलब 8 ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब बेस और बेस बराबर होता है ना, तो क्या होता है, ये कट जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, कट जाता है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2x और बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 जो है इधर इंटू में है, तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो हटा दे इसको अब। जी सर हटा दीजिए ना, जब समझ में आ ये गया तो हटाने में कौन दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लिखने वाले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, इनमें से इनमें से एक चर वाला बहुपद कौन है। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद कौन है इसमें, तो देखिए चर का मतलब क्या हो रहा है, चर का मतलब कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितना भी 26 अक्षर होता है ना, ये आपका चर होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। तो एक चर वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो ठो चर है सर। इसमें देखो तो बी नंबर, सर इसमें एक ही ठो चर है, दो बार रिपीट है, तो कोई बात नहीं, एक एक ही चर है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो एक चर वाला बहुपद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर सी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो ठो चर है। और डी होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक को चर ही नहीं है। इसमें एक चर वाला बहुपद पूछ रहे हैं, यहाँ एक को चर नहीं है, एक को चर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखो बाबू, आगे दिया हुआ है क्या सवाल, बहुपद का 2x+6 का शून्यक ज्ञात करें। देखो जब भी शून्यक निकालने बोलेगा ना, तो उसके बराबर में मान लेना जीरो, जो समीकरण दिया रहेगा उसके बराबर में जीरो मान लेना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 जो है इधर प्लस में, तो इधर आके हमारा माइनस में 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो -6 जो है ही, और ये 2 जो है जाएगा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 3 6 कितना हो गया, 2 3 6, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, -3। -3 कहा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर, 9 नंबर जो क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर -5 का घात है। ठीक है, तो जब भी घात पूछेगा ना बाबू, जब भी घात पूछेगा, तो देखना है इस समीकरण में सबसे बड़ा पावर कौन सा है। ठीक है, तो देखो ये सर यहाँ पे दो ठो पावर, एक 4 है और एक दो है। ठीक है, 4 है और एक 2 है, तो बड़ा कौन है बाबू, तो बड़ा 4 है सर, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है। इस लॉलीपॉप सवाल को अगर नहीं जान पाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है बाबू। ठीक है, पढ़ना लिखना फिर छोड़ दो तुम लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि, क्या लिखा हुआ है, यदि, ओहो, यदि पी एक्स बराबर x-1, तो जीरो का पी जीरो का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर x-1, यही है ना। इसको कैसे बनाना है वो देखिए। तो p, x के जगह में कितना बोल रहा है, जीरो बैठाने, तो जीरो बैठा देंगे, तो x के जगह में 0-1, तो जीरो में से हम अगर 1 को डिवाइड करेंगे, जीरो में से हम 1 को डिवाइड, सॉरी, जीरो में से 1 को, -1 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -1 बचेगा। तो -1 कहाँ है, तो -1 ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। अगला जो सवाल दिया हुआ है, 2x³ -5x² -x+3 का में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, और देखना है कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी गुना किया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या चीज गुना किया हुआ है, तो सर एक्स स्क्वायर के पहले -5 गुना किया हुआ है, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि x³ का गुणांक कितना होगा इसी समीकरण में। इसी समीकरण में आपको बताना है कि एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का तो आपको बता दिए कि -5 होगा, मतलब कि जिसका पूछेगा उसके आगे में देख लेना है कौन सी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का पावर 31 है +1, तो x -1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है।
जब भी शेषफल निकालने बोलेगा बच्चों, तो जो ये दूसरा पद है ना, इसको शून्याक निकाल लेना है। तो x -1 है ना, x -1 को बराबर 0 दे देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। मतलब कि x का मान जो आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब जो समीकरण है उस जगह पे हम x की जगह हम कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर x का पावर 31 माइनस प्लस 1। ठीक है, तो x की जगह में कितना बैठाना है, 1। तो 1 का पावर में 31 प्लस 1। तो 1 का पावर 31 करेंगे तो 1 को जितना बार लाखों बार गुना करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, बराबर 1। तो 1 1 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना अच्छा अच्छा सवाल है बाबू। देखो अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन बहुपद द्विपद द्विपद है, द्विपद द्विपद मतलब दो ठो पद कौन सा है। तो सर ए नंबर तो 3 पद है, 1 2 3, तो ये कट गया। सर ये एक ठो पद है, तो ये कट गया। इसमें दो ठो पद है, 5x² माइनस 9x, दो ठो पद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 ठो है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो देखो इसमें तीन चीज होता है। ठीक है, एक होता है रैखिक, जिसको जिसमें एक पद होता है ना, उसको हम लोग रैखिक कहते हैं। अच्छा रैखिक नहीं, सॉरी, इसमें एक पदी कहते हैं उसको, एक पदी कहते हैं। ठीक है, एक पदी क्या क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, द्विपदी, द्विपद जिसको बोलते हैं, और एक त्रिपदी, त्रिपदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला वाला आपका त्रिपदी है, दूसरा वाला आपका एक पदी है, तीसरा वाला आपका द्विपदी है, और तीसरा वाला चौथा वाला आपका त्रिपदी है। सिंपल है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का कोई भी सवाल अगर नहीं बनेगा जी, बताओ, नहीं कैसे नहीं बनेगा, सबसे बनेगा, टेंशन काहे लेते हो, हम है ना जी। हम जब तक कैप सर आपके साथ हैं तो आपको मैथ में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्या है, x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। बहुत अच्छा सवाल है, x² माइनस 9x प्लस 14, यही है ना। तो फर्स्ट लास्ट को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो फर्स्ट लास्ट को हम जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 14x² हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, 14x² हो जाएगा। 14x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस 9 महाशय के बराबर आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आ जा रहा है, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो लिखेंगे x² और प्लस 14। ठीक है सर, बीच में क्या छोड़ दिया, देखो फर्स्ट और लास्ट को लिख लेना, और बीच में ऐसा लिखना कि -9 लाना चाहिए। ठीक है, तो -9 कैसे लाएंगे हम, तो -2 और -7। सर -9 आ गया, -2 -7। ठीक है, तो -2x -7x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, दुद्दू का पेयर बना देंगे। तो इन दोनों का दोस्त बना दिए, इन दोनों का दोस्त बना दिए। तो इन दोनों दोस्त में का कॉमन मिल रहा है, दोनों में का समान मिल रहा है, एक ही चीज मिल रहा है। तो सर एक्स मिल रहा है, तो एक्स को बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, एक ठो एक्स बचा, दो ठो एक्स था ना, एक एक्स बचा, माइनस इसमें एक्स बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, माइनस 7 को बाहर निकाल दो, क्योंकि 7 का टेबल में ये 14 आ जा रहा है, तो एक्स बचा। और माइनस जब कॉमन निकलता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14। और हर हाल में ये जो ब्रैकेट वाला है ना, बराबर आना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो x-7, ठीक है, और x-2, मतलब कि इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, और ये जो x-7 है उसको एक जगह लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, कहाँ पे है, तो सर 14 को इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ पे है, x-7 x-2, सर ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल दिया, आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका एक आकृति दिया हुआ है, कार्तीय तल दिया हुआ है, जिसमें आपका एक एक्स अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक एक्स अक्ष दिया हुआ है, ये सोया हुआ लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। और ये आपका दिया हुआ वाई अक्ष, जो कि खड़ा वाला लाइन है। ठीक है, इसमें आपको एक एक करके आंसर बताना है। सबसे पहला बोल रहा है 15 नंबर में कि एम बिंदु का निर्देश नहीं, बी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, बिंदु बी का निर्देशांक। तो देखो बी कहाँ पे है, तो ये आपका बी डी सी ई एच, तो बी यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, बी, अब देखना है इसका निर्देशांक कैसे होगा। तो जब भी किसी का निर्देशांक निकालोगे तो सबसे पहले एक्स देखना, उसके बाद आप वाई देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, एक्स, तो एक्स देखना। तो देखो एक्स वाले लाइन में कहाँ पे कटा हुआ है, सर -5 में कटा हुआ है, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद वाई वाला लाइन में देखो, वाई वाला लाइन में बी जो है कहाँ टच कर रहा है, ये रहा आपका, ये आपका रहा 2 पर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और 2 कहाँ पे है, तो -5 और 2 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, -3 और -5, चलो देखते हैं -3 और -5 कहाँ पे है। तो पहले एक्स वाले लाइन में -3 देखो, एक्स वाले लाइन में -3 कहाँ है, सर यहाँ पर है। चलो यहाँ पर हो गया, और -3 और -5 था जी, ले हम वो भुला गए।
क्या था, -3, हाँ -5। अब वाई वाले लाइन में देखो कि -5 कहाँ है। तो वाई वाले लाइन में -5 ये रहा। ठीक है, तो देखो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से मिला दो और यहाँ से मिला दो, कौन सा निर्देशांक मिल रहा है, ई। तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई। कहाँ पे ई, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो। क्या दिया हुआ है, डी का भुज है। ठीक है, देखो भुज और कोटि दोनों मतलब समझ लो पहले आप। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। तो जब भुज पूछेगा तो इसका मतलब कि एक्स का मान निकालने बोल रहा है, और कोटि जब बोलेगा तो वाई का मान निकालने बोल रहा है। तो चलो डी का भुज निकालते हैं, मतलब डी का एक्स का मान। तो डी कहाँ पे है, तो सर डी ये रहा, डी रहा ये। और डी का एक्स वाले लाइन में देखना है कहाँ पे टच कर रहा है, तो सर 6 में टच कर रहा है। तो डी का जो भुज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान पूछ रहा है ना, इसलिए हम लोग सिर्फ एक्स ही का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे है, 6, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। अब बिंदु एच का कोटि निकालने बोल रहा है, कोटि मतलब कि वाई का मान पूछ रहा है। तो एच का कोटि देखेंगे, पहले देख लेंगे एच कहाँ है भैया। एच महाशय कहाँ चला गया, तो एच महाशय आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, अब इसका कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो कोटि मतलब कि वाई का मान पूछ रहा है। तो वाई वाले लाइन में हम देखेंगे कहाँ टच कर रहा है, तो ये तो एक्स वाले में कर रहा है, ये आपका वाई वाला में टच कर रहा है, कितना में, -3 में। किसमें टच कर रहा है, -3 में। तो -3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर कहाँ पे है जी, तो ये रहा आपका -3, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब बिंदु एम का निर्देशांक है, मतलब कि देखो एक कार्तीय तल दिया रहेगा और उसी से 4-5 को सवाल पूछेगा, कितना आसान है। अब एम का निर्देशांक, एम पहले देख लो कहाँ पे है भैया। तो एम जो है आपका ये रहा, एम जो है ये रहा। तो एम वाले में सबसे पहले हम क्या बोले, इसका निर्देशांक पूछा तो पहले एक्स का मान निकालो, फिर बाद में आपका वाई का मान निकालो। तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो सर एक्स वाले लाइन में कहाँ टच कर रहा है, उसी में तो टच ही है सर। तो उसी में टच है, तो कहाँ पर टच है, -3 में टच है, तो -3 हो गया। और वाई वाले में सर ना ऊपर गया ना नीचे गया, यहीं पे एम है, तो ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो वाई का मान इसका मतलब क्या हुआ, 0, चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, जीरो, जीरो वाले लाइन में है। ठीक है, तो -3 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस और 3 कहाँ है, -3 और 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कार्तीय तल का कंप्लीट कर लिए। अब देखिए 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक्स और वाई के, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक्स अक्ष था इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका था वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे कटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मूल बिंदु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि यदि टू टू और जीरो समीकरण 2x + 3y बराबर k, तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जब ये इस तरीके से ब्रैकेट में दिया रहेगा ना, 2 और 0 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x का मान दिया हुआ है और ये आपका y का मान दिया हुआ है। ठीक है, पहले x का मान होता है बाद में y, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में रहेगा तो यही समझना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर k। ठीक है, तो 2x की जगह में कितना लिखेंगे, x का मान आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 लिख देंगे, +3 y की जगह में कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे बराबर k। ठीक है, तो 2 दूनी 4 +3 शून्य बराबर k। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कितना देखिए कितना आसान आसान सवाल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप याद रखिएगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो एक सरल रेखा करता है बच्चों, कैसे करता है, एक सरल रेखा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक्स का मान 5 दिया हुआ है और वाई का मान 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। तो आपको बारी बारी से सभी सभी ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, जिसमें बराबर आ जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए को उठाते हैं हम पहले। ऑप्शन ए दिया हुआ है x + 2y बराबर 7। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे जो आपका दिया हुआ है। एक्स का मान कितना होता है, 5, तो लिखेंगे 5 + 2, वाई का मान की जगह हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 7। तो 5 हो जाएगा और +2 दूनी 4 बराबर 7। 7 और 4 कितना हो गया, 11, और इधर हो गया 7। बताओ दोनों साइड इक्वल आया, नहीं आया सर, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल नहीं आया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। चलिए अब ऑप्शन बी को उठाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और ऑप्शन बी को उठाते हैं, ये कट गया। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है आपका 5x + 2y बराबर 7, यही है ना। चलो, तो 5 लिख देंगे, x के जगह में कितना हो जाएगा हमारा, x के जगह में 5 है तो 5 लिख देंगे, +2, y के जगह में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे बराबर 7। तो 5 है 25 और 2 दूनी 4 बराबर 7।
बताओ 25 और 4 कितना होता है, 29 होता है, और बराबर में 7 होगा कभी इक्वल नहीं होगा सर, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम। सी नंबर, हो सकता है सी नंबर आ जाए, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हम आप लोग को पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, अगर चाहते तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मार कर कर निकल लेते। ठीक है, लेकिन उस आप मतलब पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप समझो उस चीज को। ठीक है, हाँ, क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो x का मान कितना दिया हुआ, 5, तो 5 लिखेंगे बराबर y का मान कितना, 2 बराबर 7। अरे भैया दोनों साइड बराबर आ गया, तो यही तो आंसर हो जाता बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x+3y बराबर 12 का एक हल है। ठीक है, चलो इसको भी निकालते हैं हम लोग। सेम उसी तरीके से काम करना है, जो आप लोग ऊपर किए ना, सेम वही चीज करना है। चलो इसको हटा दिए, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, 2x+3y बराबर 12 किसका हल है। चलो एक एक करके हम लोग समीकरण को उठाते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x+3y बराबर 12। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को उठाते हैं, 2 और 3, मतलब कि x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3 है। तो x के जगह में हम लिखेंगे 2, और y के जगह में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बराबर 12। तो 6 4 10, 10 बराबर 12। अरे इक्वल नहीं आया सर, ऑप्शन नंबर ए कट गया, खत्म कहानी। ठीक है, इसका खत्म हो गया कहानी। वो तेरी के ऊपर रखा है, मिटा दिया झूठ मूठ का। ऊपर तो फिर से हमको समीकरण लिखना पड़ जाएगा। चलो फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप साथ में हो तो साथ में चलेंगे। क्या है समीकरण, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2x+3y बराबर 12। ठीक है, अब इसको उठाते हैं, तो x का मान की जगह में 3 लिखना है और y की जगह में 2 लिखना है। तो x की जगह में हम 3 लिखेंगे और y की जगह में हम 2 लिखेंगे, बराबर 12। तो 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6 बराबर 12। 6 6 12, अरे भैया यही तो बराबर 12 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाकी आप सी और डी चेक कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, यदि यदि बिंदु 2 2 3 और x+y बराबर k निरूपित करता है तो k का मान ज्ञात करना। कितना अच्छा सवाल दे दिया है। x+y बराबर कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और x का मान आपका 2 दिया हुआ है और y का मान 3 दिया हुआ है। पहले x का मान होता है ना, तो x का मान 2 और y का मान 3 बराबर k। तो 3 2 5 बराबर k। ठीक है, 5 हो गया, कितना आसान सवाल है देखो। अगला सवाल देखते हैं, रैखिक समीकरण 4x+3y बराबर 12 का आलेख एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक्स अक्ष पर जब भी बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका y का मान 0 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लो इसमें से ऑप्शन कौन कौन कट रहा है, सबसे पहले उसको हटाओ। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर में ऑप्शन y का मान 0 है नहीं है, तो ये कट जाएगा। इसमें भी आपका y का मान 0 नहीं, ये कट जाएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा आंसर होगा, ए या सी। ठीक है, तो चलो करते हैं। बाकी आप सब चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे अगर आप, ठीक है, कॉमर्स साइंस, तो हो जाएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले ए वाले को उठाते हैं। तो 4, एक्स की जगह में कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, बराबर 3। वाई की जगह में कितना लिखेंगे, 0, तो 0 लिखेंगे, बराबर 12। तो 4 चौके 16 प्लस 3 बराबर 12। तो 16 और 3 कितना हो गया, 16 3 16 3 19, 19 बराबर 12। नहीं सर बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर एक कटम कुटुम। चलो ऑप्शन बी अब करते हैं। ऑप्शन अच्छा, बी और सी तो छोड़िए देंगे, बी और डी तो छोड़िए देंगे, क्योंकि बी और डी तो ऐसे कट गया, क्योंकि वाई का मान 0 होना चाहिए। चलो सी वाला देखो, तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान 3 और वाई की जगह में 0 बराबर 12। तो 4 तिया 12 प्लस 3 0 0 बराबर 12। तो 12 इज इक्वल टू 12 और 0 को जोड़ेंगे 12 ही रहेगा, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैसे ऑप्शन काटे पता है ना, अगर नहीं काटने आता है ना तो सबको एक बार चेक कर लेना इसी तरह बैठा बैठा करके। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 60 का पूरक कौन होगा। ठीक है, 60 का पूरक कौन क्या कौन सा होगा, इसको हटा देते पहले, है ना। 60 का पूरक कौन, हाँ पूरक कौन जब भी पूरक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पूरक कौन पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है ना, 90 में से जो संख्या दिया रहेगा उसको घटा देना है। तो कितना दिया हुआ है, 60, तो 60 घटा देंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 28 का। 28 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर यही चीज बोलेगा कि संपूरक बोलेगा तो 180 में से घटा देना। अगर संपूरक बोलेगा ना, संपूरक, अगर संपूरक बोलेगा तो आपको 180 में से घटाना है, अगर पूरक बोलेगा तो 90 में से घटाना है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलो आप कहीं पे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर पूरक बोलेगा तो 90 में घटाना है, और संपूरक बोलेगा तो 180 में घटाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वह कौन जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है। तो जो 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, तीन है, समझा देते हैं आपको। 90 से अधिक और 180 से कम।
ठीक है, 90 से, ओ तेरी, 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं 90 से अधिक और 180 से कम, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं इसको? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, और एक होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। और न्यून कोण में क्या होता है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से और 90, ठीक है, और ये 90 से 180, याद रखिएगा। समकोण किसको कहते हैं? तो समकोण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 90 डिग्री का होता है। जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए हटा देते हैं इसको अब हम, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा शायद लंबा बनेगा मे बीस। ठीक है, समझा देते हैं आप लोग को। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण, ठीक है, 30 नंबर बना रहे हो। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। ठीक है, तो पूरक कोण है ना, देखिए जब दो कोण को हम मिलाते हैं ना, x प्लस वाई बराबर कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, ये होता है आपका पूरक में, इसी तरीके से। तो इसमें से अगर आपको बोल रहा है कि उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है, तो x का, है ना, x का पूरक कोण क्या है? y, और y का पूरक कोण क्या है? x है, यही तो है ना। तो x का क्या बोल रहा है? अपने पूरक कोण से, ठीक है, अपने पूरक कोण से आधे से क्या है? 30 अधिक है। ठीक है, ये चीज आपको कर लेना है। क्लियर है? इसको आप समीकरण वन मान लेना। अब इस समीकरण वन जो है, एक्स का वैल्यू जो आया ना, हम इस वाले समीकरण पे हम पुट कर देंगे। जो पहला जो दिया हुआ है आपको इस पे पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है जी? पहला जो हम पहले लिखे थे, क्या लिखे थे? एक्स प्लस वाई बराबर 90। तो एक्स का मान कितना है? वाई बटा 2 प्लस 30, तो लिखेंगे वाई बटा 2 प्लस 30 और प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, चलो इसको देखते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? 30 को पहले उधर ले आओ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे y बटा 2 प्लस वाई, और इधर 30 को हम कर देंगे माइनस में। क्यों? क्योंकि प्लस में है, तो इधर 30 हो गया माइनस में। और इसको हम अगर भिन्न का जोड़ का घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y और एक 3y, है ना। चलो कर देते हैं, एक पे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और करते हैं। दो और एक का एलसीएम कितना होगा? दो आएगा। दो को कितना पढ़ेंगे? एक बार, और एक को वाई से गुना करेंगे तो वाई, प्लस एक को कितना बार? दो गए, दो वाई हो जाएगा, और बराबर 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचा। अभी देखो 3y, 3y बटा 2 बराबर 60, तो ये दो इधर आके किस में हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर 60 इंटू 2। तो 3y बराबर 60 और 2 को गुना करेंगे तो 120, और इसको 3 से क्या करेंगे? इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो काट दो इसको। तो 3 चौके 12 मतलब 40। मतलब कि y का मान जो निकल गया ना, वो 40 निकल गया। y का मान कितना निकल गया? 40 निकल गया। हमको किसका पूछ रहा था? इसमें x का मान पूछ रहा था, तो x का मान भी हम लोग यहाँ पे पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी पहला समीकरण क्या लिए थे? x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, तो x प्लस वाई के जगह में कितना लिखेंगे? 40 बराबर 90। तो ये 40 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 में से 40 घटाएंगे तो 60। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसको हटा देते हैं फटाफट। फटाफट फटाफट मिट जाओ भैया। चलो हटाओ, इतना में हो जाएगा। क्या है? नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए ओ सी का मान और बी ओ ई का मान 70 डिग्री है, तो सी ओ ई का मान निकालना है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, याद कर देते हैं। इसमें क्या बोला है कि AOC, मतलब कि AOC इसका मान आपका दे रखा है, और BOE इसका, दोनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। मतलब कि E वाला कौन और E वाला कौन, दोनों के मान का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो COE का मान निकालने बोल रहा है। COE मतलब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों मिला के 70 डिग्री हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो 110 और 70 180, तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। समझ में आया? चलो, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। क्या दिया? नीचे दी गई आकृति ए बी और सी डी क्या है? समांतर है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी और सी डी जब समांतर रहता है बच्चों, और इस पर एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है, तो इस पे बहुत सारे फॉर्मूला मैच होते हैं। कैसे होंगे? तो देखो ये 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स का मान। तो सर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 50 हो गया, तो ये 130 हो जाएगा सर। बिल्कुल बाबू, 130 हो जाएगा ये। और सर ये 130 है, और ये भी आपका 130 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से सर बराबर होता है ना। शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण, ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो इसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकल गया? 130। और y का मान कितना निकल गया? 130। दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 260। तो 260 का है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल, लॉलीपॉप सवाल। 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। एक त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो मात्र एक ही हो सकता है, याद रखिएगा। एक त्रिभुज का एक ही समकोण हो सकता है, मतलब एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, दो ठो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ए बी और क्यू आर, बी सी और पी आर, और सी ए और पी क्यू है बराबर दोनों, है ना। तो इसमें से कौन बराबर होगा? कैसे समरूप बराबर होगा? तो याद रखेगा ए बी और क्यू आर बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से समझाते हैं ना। चलो, क्या दिया हुआ है? ए बी और क्यू आर बराबर है। ए बी और क्यू आर, तो देखिए ए बी जो है क्यू आर, कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो ऐसे मत समझो जी, इसको थोड़ा सा और डीपली समझा देते हैं। हम सोच रहे थे कि काम चला समझा देते हैं, लेकिन आप लोग को अच्छा समझाते हैं। देखो, ए बी सी और पी क्यू आर दो क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आप हम लिख देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, यही है ना। तो क्या बोल रहा है? ए बी और क्यू आर बराबर है। ए बी और क्यू आर बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। और बी सी और पी आर बराबर है, बी सी ये वाला और पी आर ये वाला, ये बराबर है, ये बराबर है। और ए सी और पी क्यू बराबर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान ध्यान देना है कि अगर दो त्रिभुज का ये भुजा अगर बराबर है बच्चों, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ए बी और क्यू आर बराबर है ना। क्या है? ए बी और क्यू आर बराबर है, तो ए बी का सम्मुख कौन कौन सा है? ए बी का सम्मुख कौन कौन सी। और क्यू आर का सम्मुख कौन कौन सा है? क्यू आर का सीधा वाला कौन कौन सा है? पी, तो कौन पी बराबर होगा? सी और पी बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? फिर दूसरा दिया हुआ बीसी और पी आर बराबर है, तो बीसी का सम्मुख कौन कौन है? और बीसी के पास किसके बराबर है? पी आर के, तो पी आर का सम्मुख कौन कौन सा है? कौन क्यू, तो ये बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और दिया हुआ सी ए और पी क्यू। सी ए का सम्मुख कौन? बी। और सी ए का समूह कौन? बी। और पी आर का नहीं, पी क्यू का समूह कौन? इसका समूह कौन? आर। ठीक है, तो ये आर। ठीक है, तो देखो सी के बराबर पी है, ए के बराबर क्यू और बी के बराबर आर है, तो मिलाओ जल्दी से। ए के बराबर पी, ए के बराबर पी, ए के बराबर क्यू होना चाहिए, तो कट गया। एकदम लाइन से देखना, सी के बराबर पी है, हाँ सर है। बी के बराबर क्यू, बी के बराबर आर है, गलत हो गया सर ये भी। बी के बराबर आर, हाँ सही है यहाँ तक के। फिर ए के बराबर, मतलब सीधा सीधा जाना, ए के बराबर पी, ए के बराबर क्यू है सर, ये भी कट गया। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता कसौटी नहीं है? तो साइड एंगल साइड है, एंगल एंगल साइड एंगल है, लेकिन साइड साइड एंगल ये नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये नहीं है। साइड 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 भी है। दो त्रिभुज के सर्वांग सम होते हैं यदि यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो, तो बराबर किस प्रकार सर्वांग सम होंगे? मतलब कि दो सर्वांग त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर है, मतलब दो ठो एंगल बराबर है। ठीक है, और वह भुजा जिस पर कोण बन रहे हैं, ठीक है, वह भुजा जिस पर कोण बन रहे हैं बराबर हो। ठीक है, मतलब एक साइड बराबर है, तो दो ठो एंगल और एक साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये, हाँ ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्योंकि दो ठो एंगल बराबर है और एक ठो साइड बराबर है। चलिए अगला सवाल देखिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब कि सभी भुजा जिसकी बराबर हो, और सभी भुजा जिसकी बराबर हो उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। यदि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दू, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? तो एक त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का
मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब साइड साइड साइड, तीनों भुजा बराबर है, मतलब कि साइड 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 नियम से क्या होगा, ये बराबर होगा। अगला सवाल देखिए, जो कि लास्ट सवाल है। आकृति में त्रिभुज बीओसी, बीओसी इसका मान और एओडी सर्वांग समता किस, एओडी, एओडी कहाँ गया, एओडी ये वाला, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज किस नियम से बराबर होंगे। तो ये आपका बच्चों याद रखिएगा, जब एक कोण 90 डिग्री से बराबर होता है तुम लोग उसको कहते हैं आरएचएस नियम से बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर शेयर सभी बच्चों तक कर देंगे आप। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन को जरूर दबा लेना मेरे प्यारे बच्चों, और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हमारी पल पल के अपडेट मिलते रहे। और ये आपका मैथ का मॉडल पेपर सेट 3 था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे पहले दो और सेट अपलोड हो चुकी है। ठीक है, दो और सेट जो है ना अपलोड हो चुके हैं, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लेंगे। उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये वीडियो जैसे अंत होगा तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखेगा, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो दोनों वीडियो आपको वहां पे दिख जाएगा और वहां से अपने मैथ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, मस्त बना सकते हैं। इसी तरीके से साइंस का भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए, एसएसटी का भी बना दिए, साइंस का भी बना दिया, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और अपना एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।